हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कम्युनिटी टाइप के क्वेश्चंस। तो इस यहाँ पर हम करेंगे 101 से लेकर 123 तक। तो मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस कम्युनिटी टाइप पर पूछे हैं मैंने, उन सभी के आंसर जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कितने आंसर आपके ठीक थे। तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे 101 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में हमें दिया है An article was bought for rupees 400 and sold for rupees 336. The loss percent will be। तो एक आर्टिकल हमने 400 रुपये का ख़रीदा और हमें बेच दिया उसको 336 रुपये का। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ज़्यादा का ख़रीदते हैं और कम का बेचते हैं तो लॉस होता है। तो उस जब लॉस निकालते हैं तो हम लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ उसको पहले। तो देखिए मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 400 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 336 है। तो लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो है 336 है। तो मैं इसको अगर आपस में लेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 64। तो 64 रुपीज़ का जो है वो हो गया है लॉस। तो अब हम यहाँ पर लॉस परसेंट भी निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लॉस अपॉन में सीपी और इनटू में 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो लॉस मुझे मालूम है कितना है, 64 है। कॉस्ट प्राइस यहाँ से उठा लो 400 रुपीज़ का है और इनटू में 100। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 4 से हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर 16% का जो है वो लॉस परसेंट आ जाता है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो ए पार्ट जो है 16% बिल्कुल राइट है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में हमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज़ 25 ग्राम, यानी कि 1 kg का कितना परसेंट है 25 ग्राम। तो हम इसको x मान लेते हैं और x मान के निकाल लेते हैं इसको। देखिए इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि लेट जो हमारा परसेंट है वो हमने x% मान लिया यहाँ पर। तो x% ऑफ 1 kg जो है वो 25 ग्राम के इक्वल है। इस तरह से हम लिख लेंगे इसको पहले। अब x% का मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर x अपॉन में 100, ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 kg। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ यूनिट सेम करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम इजिकल टू 25 ग्राम। अब यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये कट जाती है। तो यहाँ पर बच जाता है 10x इजिकल टू 25। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 अपॉन 10। और जब कभी भी अपॉन में 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो जीरो के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर 10 में एक जीरो, तो एक के बाद हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो यानी कि 2.5% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ चेक करें तो देखिए यहाँ पर ये 2.5% जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में का है डिवाइड रुपीज़ 1250 बिटवीन अमन एंड अमित इन द रेशियो 2:3, देन द शेयर ऑफ अमित विल बी। तो यहाँ पर हमें 1250 रुपये अमन और अमित के बीच में डिवाइड करने हैं 2:3 रेशो में। और मुझे यानी हमें शेयर जो है वो बताना है अमित का कितना होगा। तो देखिए इसको हम इस तरह से निकालेंगे। हमारे पास जो अमाउंट है जो हमें बांटना है वो है हमारे पास 1250 और रेशो जो है रेशो ऑफ अमन एंड अमित, अमन और अमित का रेशो 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले 1250 इंटू में। अब हमें अमित का निकालना है तो यहाँ सम ऑफ रेशो निकाल लो। इसका सम ऑफ रेशो कितना है, सम ऑफ रेशो 2 + 3 यानी कि हो जाएगा यहाँ 5। तो सिर्फ अमित का 3 है तो 3 ऊपर लिखेंगे और सम ऑफ रेशो नीचे लिखेंगे। और फिर हम इसको ये कट रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 = 10, 5 5 = 25, 0। और यहाँ पर 250 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा ₹750। तो अगर हम यहाँ चेक करें कि 750 इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 104 में हमें दिया है कि 4x + 5 रेशो 3x + 11 इक्वल टू 13:17 है। तो वैल्यू निकालनी है हमें x की। तो पहले मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको लिखा रेशो के फॉर्म में, क्योंकि ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ पहले इसको।
तो यहाँ पर 17 को मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा 4x + 5 से, और यहाँ 13 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x + 11 से। ठीक है, यहाँ देखिए, तो 17 4 जा जो है वो होता है 68, ये 68x हो गया, और 17 5 जा जो है वो होता है 85, तो यहाँ 85 हो गया। 13 3 जा 39x प्लस, और 13 × 11 होता है आपका 143। अब उसके बाद x वाली वैल्यू एक तरफ रख लेते हैं, तो 68x - 39x = 143 माइनस, ये इधर आके प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको लेस कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 29x, और इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 58/29, और 29 2 जो होता है वो 58 होता है। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 में हमें दिया अ सम ऑफ ₹4000 इज लैंड फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, देन द इंटरेस्ट विल बी। तो यहाँ पर सम का मतलब यहाँ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जब भी हम पैसे लेते हैं उधार या देते हैं तो वो प्रिंसिपल कहलाता है। और यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है वो 5 years का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P × R × T/100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम कितना है, और फिर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसे पुट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख लिया है सब कुछ। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा 4000 है, और रेट जो है वो 15% है, टाइम जो है वो 5 years है, अपॉन में 100। 2 0 से ये 2 0 कट गई। अब यहाँ पर 15 4 जा यहाँ 60, और 1 0 ये वाली, और इनटू में है 5। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाता है ₹3000। 6 5 जा 30, और 2 0 ये वाली, तो यानी कि 3000 इसका आंसर बनता है। तो अगर हम यहाँ देखें कि ऑप्शन में ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 में हमें पूछा है एन एंगल इज थ्राइस इट्स सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज। तो यहाँ पर एक एंगल जो ना वो थ्राइस है अपने सप्लीमेंट का। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री होते हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और अगर वो मिलाकर 90 डिग्री होते हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इट मीन्स ये है कि पहला एंगल हमें मालूम नहीं है तो उसको हम x मान लेंगे, दूसरा जो है वो अपने सप्लीमेंट का ही थ्राइस है तो हम उसे 3x मान लेंगे, और उन दोनों को जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री। तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट एंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, और जो एंगल हमें यहाँ पूछा है जो थ्राइस है, जो सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल को x मान लिया, जो सेकंड एंगल है मेरा वो उसका थ्राइस है तो 3x हो गया। अब ये दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री है, तो मतलब x + 3x जो है वो दोनों मिलाकर हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हो गया 4x = 180, तो x = 180/4। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 45 डिग्री जो है वो पहला एंगल है। हमें तो वो एंगल चाहिए जो थ्राइस है, तो इसका जो फर्स्ट एंगल का थ्राइस जो एंगल होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल जो होगा मेरे पास जो मुझे चाहिए वो होगा, वो है 3x, यानी कि 3 × में 45, और जब 3 × में 45 करेंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री का। तो 135 इसका राइट आंसर है। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इसमें राइट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 में हमें दिया है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 50 cm², द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें डायगोनल की लेंथ बतानी है, हमें एरिया दिया है स्क्वायर का। तो देखिए, मैं इस तरह से इसको लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है 50 cm²। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड 50 के बराबर है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर अगर ये उधर शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ रूट में चला जाएगा, तो यानी कि √50 हो जाएगा। और अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। तो इस तरह से जो साइड है जो स्क्वायर की, अगर हम देखें तो इनमें से ये 5 जो है पेयर में तो बाहर आ जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा, साइड की जो मेजर है वो आ गई हमारी 5√2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड मालूम है, जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए स्क्वायर जो है ना वो इस तरह से होता है,
तो यहाँ पर ये डायगनल पूछी है, तो हमें ये तो मालूम है कि ये 5√2 है, ये भी 5√2 होगा क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें जो है वो इक्वल होती है एक दूसरे के। ठीक, अब यहाँ पर ये लेंथ ऑफ डायगनल पूछी है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ए बी सी डी मैंने ये ले लिया। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ डायगनल निकालनी हो, जो भी मेरे यहाँ डायगनल है उसका जो स्क्वायर होगा, लेंथ ऑफ डायगनल का जो स्क्वायर होगा वो मेरा होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। मतलब ये कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये बेस होता है, ये हाइट होती है, ये हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो डायगनल के इक्वल है, और जो बेस है वो हमारा ए बी है, और जो हाइट है हमारी वो ए डी है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं बाय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम पीटी। ठीक है, अब यहाँ लेंथ ऑफ डायगनल हमें मालूम नहीं है तो हम इसे निकालेंगे। ए बी जो है वो 5√2 है, ये हमें मालूम है। इसी तरह से ए डी भी हमारा 5√2 है, इसका स्क्वायर है। अब 5 का स्क्वायर 25 और √2 इंटू √2 2, तो 25 इंटू 2 हो गया यहाँ पर 50। देखिए इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया कि 5 इंटू 5 इंटू √2 इंटू √2, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 25 2 जा यहाँ हो गया 50। इस तरह से 50 हुआ, इसी तरह से ये भी 50 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 100। तो जब यहाँ पर हम लेंथ ऑफ डायगनल निकालेंगे, तो ये रूट चढ़ा देगा इस पे, से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ाएगा, तो ये भी रूट चढ़ाएगा इस पर। तो जो 100 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 10। तो इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ डायगनल है हमारी वो रहेगी 10, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में का है, द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैविंग द बेस 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर एरिया निकालना है आइसोस्केलेस ट्राइंगल का जिसका बेस 6 है और इक्वल साइड्स की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। देखिए एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू रूट में इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है वो हमें 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं, और फिर रूट के अंदर इक्वल साइड जो है, इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 1/4 बेस जो है वो हमें फिर 6 दे रखा है, यानी कि 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि 1/2 इंटू में 6 और यहाँ पर 5 इंटू में 5 माइनस 1/4 6 इंटू में 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 3 6 तो ये कट गया हमारा, और यहाँ पर आ गया 5 5 25 और माइनस यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 2 4 और 2 3 6 और फिर यहाँ 2 3 6 तो 3 3 9। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया हमारा 9। अब यहाँ पर हम 25 में से 9 को लेस करवा लेते हैं, तो ये रह जाएगा √16। अब √16 को हम 16 का स्क्वायर रूट निकाले तो होता है 4, और 3 4 जो हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पर अगर हम देखें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये रहे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर इसमें ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में हमें दिया है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज। तो यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक रोम्बस का, और एक हमें डायगोनल की लेंथ दी हुई है जो कि 16 सेंटीमीटर है। हमें दूसरी डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो बहुत ईजी है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इसका एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो D1 मतलब डायगोनल 1, D2 मतलब डायगोनल 2। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इस तरह से। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस हमें मालूम है 96 लिख दिया मैंने, और 1/2 D1 हमें एक डायगोनल पता है 16 लिख दिया, D2 दूसरी डायगोनल हमें निकालनी है। तो यहाँ पर इसको हम कट कर सकते हैं इसलिए 2 8 जा 16, और यहाँ पर 8 इंटू में D2 जो है वो 96 के इक्वल हो गया, तो 96 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ D2 डायगोनल 2 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है 12 सॉल्व करके। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो अदर डायगोनल की लेंथ होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल
राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में हमें सिंप्लीफाई करना है इसे, ठीक है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इसको। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस वाले अलग सॉल्व करा लीजिए, माइनस वाले अलग। तो यहाँ देखिए प्लस वाला हमारा एक तो ये वाला है 63.7, एक ये हमारा प्लस वाला, और एक हमारा ये है 76.4। बाकी माइनस वाले यहाँ रख लेते हैं अलग, 28.89 और माइनस 37.66। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड कराता हूँ तो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करना है इस तरह से, और फिर इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आ गया 1 पॉइंट, यहाँ पर ऊपर कैरी हो गया, यहाँ पर हो गया 10 का 0 ऊपर फिर कैरी हो गया, तो यहाँ हो गया इस तरह से 140.1 बना। तो 140.1 ये इसका बन गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी ऐड करा लेंगे, लेकिन निशान लगाएंगे बड़ी संख्या का। तो दोनों में बड़ा कौन है? 37 है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 37.66 में हमें ऐड कराना है 28.89 को। ये माइनस माइनस है तो इसका आंसर भी यहाँ पे माइनस में होगा, लेकिन प्लस करेंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस होते हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हो गया 5, 5 यहाँ पर फिर कैरी 66.55। तो माइनस में लिखेंगे यहाँ 66.55। अब यहाँ देखिए एक जो है इसमें प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमें आपस में इसको लेस कर लेना है। तो लेस करते समय हम क्या करेंगे, 140.1 में से हम घटाना चाहते हैं 66.55 को। तो लाइक टर्म बना लेते हैं, ये हमारा प्लस है ये माइनस है, लाइक टर्म बनाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। उसके बाद हम इसे लेस कर लेंगे, यहाँ पर आ जाता है 5, उसके बाद यहाँ पर भी आ जाता है 5 पॉइंट, उसके बाद यहाँ आ जाता है 3 और यहाँ पर बचता है 7 और निशान लगेगा बड़ी संख्या का। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर 73.55 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 73.55 जो है वो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 111 में हमें दिया है, एन इलेक्ट्रीशियन सेल्स अ रूम हीटर फॉर ₹322 गेटिंग गेन 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन हिज गेन परसेंट विल बी। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस पता है रूम हीटर का, और साथ में हमें गेन पता है कि वो कॉस्ट प्राइस का 1/6 है। अब यहाँ पर गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट निकालने से पहले हमें गेन निकालना होगा, और गेन जो है वो निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो मालूम है, कॉस्ट प्राइस हमें पता ही नहीं है, तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस को निकालना होगा। तो हमें मालूम है कि कॉस्ट प्राइस और गेन को मिलाकर बनता है सेलिंग प्राइस, तो उसी का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इस तरह से लिख लिया, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन मिलके सेलिंग प्राइस बनता है। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो गेन है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस का ही 1/6 है। तो इन दोनों को जोड़कर जो आ जाता है वो आ जाता है 322, जो कि सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा x + x/6 = 322। तो यहाँ पर 1 लगा देता हूँ, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6x + x = 322। ये तो आप जानते होंगे, एलसीएम लिया है मैंने। 1 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 6 जा पे, तो 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा। 6 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 जा पे, तो 1 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करा, x 1 जा x, और 6x + x जो है वो हो जाएगा हमारे पास 7x/6 = 322। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू आएगी, जो x है वो मेरा क्या है? यहाँ कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर 7x 1 जा 7x, और यहाँ पर 322 × 6, तो x = 322 × 6/7। अब यहाँ पर जो है ये कट जाएगा। अगर हम 322 को 7 से काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 4 जा, यहाँ 6 जा, 46 आ जाता है। तो 46 इंटू में 6 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट 46 × 6 करके आ जाएगा हमारा 276। तो 276 रुपीज़ का हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं गेन निकालूंगा यहाँ पर। तो गेन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमें मालूम है 322 है, और जो गेन है वो
276, सॉरी गेन करो, कॉस्ट प्राइस जो है वो 276 आया। तो गेन हमारा यहाँ आ जाता है, जब हम इन दोनों को आपस में लेस करेंगे तो यह आ जाता है 46 रुपीज़ का हमारा गेन आ गया। अब हमें तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा गेन अपॉन में CP और इंटू में 100। तो यहाँ पर हम गेन परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन 46 है, CP जो है वो 276 है और इंटू में 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो गेन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 46 की टेबल में ना ये 276 जो ना 6 जा पे चला जाएगा, 46 1 जा 46 और ये 6 जा पे। अब हम इसको काटे 100 और 6 को, तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है 50 अपॉन में 3 ये आ जाता है, जो कि गेन परसेंट होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 50 अपॉन में 3 जो है वो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में हमें दिया है डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 99 किलोमीटर। तो यहाँ पर बताया है कि जो व्हील का डायमीटर है कार के वो 70 सेंटीमीटर है, तो वो कितने रिवोल्यूशन लेगा, मतलब वो कितनी बार घूमेगा कि वो 99 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर ले। तो यहाँ पर देखिए जो एक पहिया घूमेगा तो वो जो है वो सड़क पे एक बार राउंड लेगा तो वो 2πr के इक्वल होगा, क्योंकि उसकी बाउंड्री टच होगी रोड से। तो जब एक रेवोल्यूशन वो रहेगा तो वो 2πr के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना भी 2πr को मल्टीप्लाई करें, हाउ मैनी रेवोल्यूशन वो हमें पता नहीं है, वो हम निकालेंगे, उसको x मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा, जो कि 99 किलोमीटर का है। तो इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2πr, मतलब जो भी ये इस तरह से घूमेगा एक बार में, एक रेवोल्यूशन में 2πr के बराबर होगा, तो जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बनाएगा वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू में r की वैल्यू जो है ना वो हमें जो है डायमीटर दे रखा है यहाँ पर, तो डायमीटर से रेडियस बना लेंगे, तो रेडियस हो जाएगा इसका यहाँ पर 35 सेंटीमीटर में, इंटू में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को एक्स मान लेता हूँ, और यहाँ टोटल डिस्टेंस जो है वो 99 किलोमीटर है। तो जैसे कि ये सेंटीमीटर में है तो मुझे इसे भी सेंटीमीटर में ही लेना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में लेने के लिए मैं इसको कर दूंगा 1 लाख से मल्टीप्लाई। 1 लाख से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, देखिए जैसे कि जानते हैं हम कि देखिए इस तरह से चलता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम हैं और हमें जाना है यहाँ पर। तो कितने स्टेप्स आगे जाना हमें, 1 2 3 4 5। तो यानी कि 1 किलोमीटर में जो होंगे वो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है, अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो हमें 2 स्टेप आगे जाना होगा, तो इसलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें पीछे जाना होता है तो डिवाइड करना पड़ता है, जैसे मीटर से अगर हमें डेकामीटर में जाना है तो ये उल्टा है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेकामीटर में जाने के लिए। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखनी है तो इसलिए हम 99 जो किलोमीटर दे रखा है मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके जब मैं 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएंगी 5। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। ये डायमीटर 70 था तो वो रेडियस में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है हमारे आ जाएंगे, तो 7 5 जो यहाँ पर हो गया। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है ये 220 इंटू में x इज इक्वल टू 99 और यहाँ 5 0। तो x निकालने के लिए 99 और यहाँ 5 0 अपॉन में 220, 0 से यहाँ 0 काट देते हैं। अब यहाँ पर ये 11 से जा रहा है, 11 9 जा और यहाँ पर 4 0, 11 2 जा। अब यहाँ पर आया इस तरह से अपॉन में 2, और जब हम इसकी काटेंगे डिवाइड करके तो आएगा, तो यहाँ पर आंसर बनता है 45,000। तो 45,000 अगर हम यहाँ चेक करें तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2 टू गेट -10। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कि -2 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि -10 आ जाए। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए -2 में से क्या घटाऊं ये पता नहीं मुझे, x मान लिया उसको मैंने कि -10 आ जाए। तो ये जो -2 है वो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में चेंज, ये माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा।
और यहाँ पर सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 2 गए 8, निशान बड़ी संख्या का, और इधर माइनस एक्स है तो माइनस से माइनस ये कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8, यानी कि वो नंबर जो है वो 8 है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में हमें स्क्वायर रूट निकालना है 6.4009 का। तो इसको देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं इसको निकालूंगा। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट हैंड साइड से पेयर को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो 09 का बना, एक 40 का बना, ये 6 का बना। अब ये 6 अकेला है। अब यहाँ पर इस वाली टेबल का हम यूज़ करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, सिर्फ यही टेबल यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मेरा सबसे पहला जो है वो 6 है, अंडरलाइन है। तो 6 देखिए इसमें आता है, इसमें 6 नहीं आता है, तो इसका मतलब 6 से छोटा आता होगा कोई ना कोई। तो यहाँ 2 2 जा 4 आता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 2 जा 4। अब आपस में इसको लेस कराऊंगा तो यहाँ पर 2 लेस कराने के बाद और ऊपर से उतारा मैंने पूरा पेयर जो कि 40 था, तो ये 240 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर होता है इसको हम डबल कर देते हैं। तो 2 को डबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आने के बाद हम इन दोनों की अगर हम डिवाइड कराएं 24, जैसे मैं से यहाँ 2 ले लेता हूँ, 24 को मैं डिवाइड कराऊँ 4 से, तो 6 पे जाता है वो। तो मैं यहाँ चेक करूँगा इसके ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 इस तरह से रख के कि क्या ये नंबर आता है, इससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, देखते हैं। तो 6 6 जा 36 पर गया 3, और 6 4 जा 24, 24 और प्लस 3 यहाँ पर आ गया 28, सॉरी 27, ठीक है। तो यहाँ 276 आया। तो ये तो बड़ा हो जाएगा इसमें 276 जो है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर फिर एक नंबर घटाना पड़ेगा, यानी कि मैं 5 को यूज़ कर सकता हूँ। तो 5 5 जा 25, ऊपर गया 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, जहाँ 2 to 5 आता है। तो यहाँ 2 to 5 जो है वो सुटेबल है क्योंकि इससे छोटा है। तो यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा क्योंकि 5 जा पे गया है, और यहाँ पर भी मैं 5 लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे 2 2 5। अब यहाँ पर आपस में इसको फिर लेस करेंगे जैसे हमने यहाँ लेस किया था। तो यहाँ लेस करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ पर 1, और ऊपर से उतारा हमने 0 और 9, ये पूरा पेयर। जिस तरह से पहले हमने यहाँ पे ये उतारा था, अब इसमें यहाँ पर ये उतारा। पहले हमने 2 को डबल करके यहाँ 4 लिखा था, अब हम 25 को डबल करके यहाँ पर लिखेंगे 50। अब देखिए यहाँ पर फिर हम इन दोनों की डिवाइड कराते हैं। जैसे मैं इसमें से 1 ले लेता हूँ, इसमें से 2 ले लेता हूँ। तो 15 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। तो इसका मतलब मैं 50 के आगे ही 3 ऊपर और 3 नीचे रख के देखूंगा। तो यहाँ 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो देखिए बिल्कुल राइट, बिल्कुल जा रहा है, आ गया एग्जैक्ट। तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 1509। मैंने डिटेल वीडियो इसकी बनाई हुई है कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था इस तरह से 6.4009, ये क्वेश्चन था हमारा। अब यहाँ पर इसको हटाकर हम लगा सकते हैं 10,000, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है 4 डिजिट्स हैं। तो इसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको नीचे वाले को भी अलग लिख सकते हैं। अब इसका जो आंसर आया है हमारा, इसका जो आंसर आया वो हमारा आया है 253, ठीक है। और अगर 10,000 का हम स्क्वायर रूट निकाले तो वो बनता है हमारा 100। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड से। तो 2.53 जो है वो उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 2.53 जो है वो ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो किसका जो है एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। तो जैसे स्क्वायर में देखें तो इस स्क्वायर में तो दोनों साइड जो है अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर जो है वो पैरेलल लाइंस का होता है, और पैरेललोग्राम में भी 2 होते हैं। तो सिर्फ ट्रेपेजियम इसका जो है राइट आंसर है, जिसमें कि हमें सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा पैरेलल साइड्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 में हमें पूछा है अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर। तो अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम में हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद पूछा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 180,
इक्वल टू 19 एंड तो ये अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें हम देखें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। उसके बाद पूछा है कि हाउ मैनी 1/10 इन 6/5, यानी कि ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि 6/5 में कितने 1/10 जो हैं वो आएंगे। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि 1/10 जो है कितने टाइम्स जो है मिलकर वो बनाएंगे 6/5। तो हम इसको उधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 6/5 डिवाइडेड बाय 1/10 इस तरह से, और फिर उसके बाद इधर वाले नंबर को हम कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 10/1 हो जाएगा ये। तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12। तो 12 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो देखें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन इज। तो हमें किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर हमें सम निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए इस तरह से होता है कि n-2 इंटू में 180, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, जो पॉलीगन के सारे एंगल्स होते हैं। अब n का मतलब यहाँ होता है नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि पेंटागन में अगर हम देखें तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स होती है 5, तो यानी कि 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 5 में से 2 गए तो बना 3, तो 3 इंटू में 180, यानी कि 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 540। तो 540 जो है वो सारे एंगल का सम होगा। देखिए इसी तरह से अगर कोई आपसे सपोज करो आपसे पूछ ले कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, जैसे कि मुझे मालूम है कि 360 होता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ मैं इसको। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपकी 1 2 3 4 4 है, तो 4 - 2 इंटू में 180। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं 4 में से 2 है 2, 2 इंटू में 180 यानी कि 360। आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम इस तरह से आप निकाल सकते हो। ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो, इवन ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो 3 - 2 इंटू 180, 3 - 2 करके 1 आएगा, 1 इंटू 180 इक्वल टू 180 इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है, इसमें हम टिक कर लेते हैं पहले, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 2 to 22, मतलब हमें एवरेज बताना है सभी ऑड नंबर का 2 से लेकर 22 तक जो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 से लेकर 22 तक के जो नंबर्स हैं उसमें ऑड नंबर देखने हैं। तो ऑड नंबर 2 के बाद कौन सा होगा 3 होगा, 3 के बाद कौन सा होगा 5 होगा, ठीक है, 5 के बाद 7 होगा। तो इसी तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे और ये 22 तक के निकालने तो 21 इसमें लास्ट नंबर होगा जो ऑड नंबर होगा। तो हमने करना क्या है, इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर है आप उसे ले लीजिए, ये है, और जो लास्ट नंबर है उसे ले लीजिए, और फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कर लीजिए 3 + 21 और इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर आ जाता है 24/2, तो काट कर आ जाता है 12। तो 12 जो है उसका एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें 12 जो है वो राइट आंसर है। तो ये ट्रिक जो है सिर्फ उसी जगह काम आएगी आपकी जहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम आना चाहिए। जैसे 3 के बाद 5 आया है, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है, 5 के बाद 7 आएगा उसमें 2 का डिफरेंस है, जो अब अगला ऑड नंबर होगा वो 9 होगा उसमें भी 2 का डिफरेंस है। अगर आपके नंबर्स में कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उन नंबर्स का एवरेज जो है वो ईजिली पता चल जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, लेकिन अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तब आप ये ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा था बाउंड्री ऑफ सर्कल इज नोन एज। तो जो सर्कल की बाउंड्री होती है वो क्या होता है, तो वो उसका सरकमफ्रेंस होता है। उस सर्कल की बाउंड्री को या सर्कल के पैरामीटर को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, तो वो उसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 में हमें पूछा है हुज वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मतलब किसका वॉल्यूम जो है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले दोनों का। जैसे कि अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। अब यहाँ पर जो आंसर है ना वो इसका आंसर कोन है। कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। तो कोन का वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो यहाँ पर कोन जो है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन
पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट है। तो अब हमने यहाँ 123 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। तो इसके आगे क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।